नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर हल करने वाले हैं, जो अभी DSSB ने करवाया है। 25 जून 2021 आप तारीख देख सकते हैं। इस पेपर में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न आए हैं, पहला जो जर्नल पेपर होता है उसमें सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आए हैं उनको आज हम देखने वाले हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और जो पीजीटी के जितने भी पेपर अभी DSSB ने करवाए हैं उनमें एक ही पैटर्न पे सारे जो प्रश्न हैं सामान्य हिंदी के वो पूछे गए हैं। तो एक पेपर अगर हम देख लेते हैं तो दूसरा पेपर जो होने वाला होता है उसमें हमारी मदद हो जाती है। आप देख सकते हैं ये हमारा सामान्य पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जर्नल हिंदी का ये जो खंड है यहाँ से शुरू हो जाता है। सामान्य हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं और सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प है हमारे पास। आप उत्तर भी साथ साथ देख सकते हैं क्योंकि ये आंसर की है। धोबी, पंचम, नाटक, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। इनका वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जब भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं तो वाक्य बनाने से हमें आसानी हो जाती है। और यहाँ पर वंशजा, वंशजा होती है वंश को आगे बढ़ाने वाली, यानी कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग रूप दिया गया है। तीसरा विकल्प सही है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है? सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं और जो पहले प्रकार का सर्वनाम होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें कि 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारा उत्तम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष जो सर्वनाम होता है उसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, इस तरह के जो हमारे अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उनको हम उत्तम पुरुष में शामिल करते हैं। इसके बाद मध्यम पुरुष आता है और मध्यम पुरुष में हम तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। इसी प्रकार से अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे पुरुष के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं बातचीत में, पहले हम अपनी बात करते हैं फिर सामने वाले से हम बात करते हैं, तो अपना जो हम अपने लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सभी हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। जो सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये सभी किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। और जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा अन्य पुरुष होता है। जैसे कि अगर हम कहें वह, उसका, उसे, उन्हें, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पर हमें मध्यम पुरुष की बात करनी है और मध्यम पुरुष में आप देख सकते हैं अभी हमने बात की है मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। हम और म, ये हमारा उत्तम पुरुष होगा और वह हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों ही प्रकार के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है? समास से भी प्रश्न पूछे गए हैं। काली मिर्च यानी कि मिर्च की विशेषता बताई गई है कि वो काली मिर्च है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसीलिए काली है जो मिर्च यानी कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से मुहावरा कलेजा धक से रह जाना, इसका अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ होगा डर जाना। जब हमारा कलेजा धक से रह जाता है, बिल्कुल हम एकदम से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, डर जाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। साथ चलने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? सहचरी। अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान देते हैं, सह मतलब साथ, चरी यानी चलने वाली, तो हम इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। जो अशुद्ध वाक्य है उसको हमें देखना है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करो, ये तो ठीक लग रहा है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी ठीक है। आपका सामान सुरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर सुरक्षित जो शब्द है ये अशुद्ध है। सुरक्षित कैसे लिखा जाता है आप सभी जानते हैं। सुरक्षित इस तरह से हम लिखेंगे। ये सुरक्षित जो है स्थानीय भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, तो यही विकल्प हमारा क्या है? सही है। इसमें अशुद्ध वर्तनी दी गई है। ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, ये भी हमारा सही वाक्य है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पुष्प, मातुल, उन्मना, ये सभी क्या है? तत्सम है और मुंह हमारा क्या है? तद्भव है। चौथा विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है? अन्वेषण होता है खोज करना, शोध करना, किसी की जांच करना, गवेषण करना, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। लेकिन व्योम किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आकाश। आकाश को हम क्या कहते हैं? व्योम भी कहते हैं। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? सही विकल्प है। नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस कारक का उदाहरण है? गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। शिष्य को यानी कि ये क्या है? कर्म है। तो ये कर्म कारक का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है? कल्पित यानी कि काल्पनिक, और काल्पनिक के विपरीत क्या होगा? वास्तविक, रियल। ये हमारा सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य का प्रकार दिया गया है हाँ हाँ सब ठीक है। तो हाँ हाँ के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा वाक्य क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। चौथा विकल्प सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, और ये वहीं से पूछा गया है। उन्हीं 8 भेदों में से एक प्रकार होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है। जब हम अपना कार्य खुद से करते हैं तो वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा जब करता है तो हमें लगता है कि गलती कर देगा, गलती होने की संभावना होती है। इसीलिए इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अमृत फल ये शुद्ध है, अद्वितीय ये भी शुद्ध है, स्पष्टीकरण ये भी शुद्ध है, पिंक वंधु ये तो पिंक वंधु तो नहीं होता, यही हमारा अशुद्ध शब्द है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मजदूर परिश्रम करता है, करता है ये हमारा क्या है? अल्प विराम। थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये हमारा विराम चिन्ह से दिया गया है, अल्प विराम। लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है, और ये जो पूर्ण विराम लगा है वाक्य के अंत में ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्ह। यही हमसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? ये भी बार बार सभी जितनी भी पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अपयश यहाँ पर अप हमारा उपसर्ग है, अध्यक्ष अधि यहाँ पर हमारा उपसर्ग है, संपूर्ण सम यहाँ पर हमारा उपसर्ग है, झगड़ालू में झगड़ा मूल शब्द है, और आलू यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। आलू सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन आलू यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय वाला शब्द क्या है? झगड़ालू। आगे आप देख सकते हैं हर किसी परीक्षा में आपसे अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से 5 प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। अगर हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं वो अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम देके हमें इसको पढ़ना है। चलिए जल्दी से पढ़कर देख लेते हैं किसके बारे में दिया गया है। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्राय सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों की एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती है। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक में हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारी आस्था डिगने लगी है। ये हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवन तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहते, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके नहीं। ये परावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। ये स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधों को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों से बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर संस्कृति के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहना है। दूसरों की संस्कृतियों से हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है।
अविवेकी अनुकरण, अंधा अनुकरण हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है। क्या योगदान है? अपने राष्ट्र की परंपरा से संपर्क बनाती है। अपने राष्ट्र की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उनसे हम संपर्क साधे हुए हैं। ये राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है। तीसरा विकल्प सही है। आगे दिया गया है, देख लेते हैं इसी गद्यांश से। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। वह दूसरी संस्कृतियों का हमेशा से सम्मान करती रही है और उनकी अच्छी चीजों को अपनाती रही है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त की गई शब्द एवं विलोम शब्द की सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो पूरे अगर गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आया था त्याग यानी कि छोड़ देना और ग्रहण यानी कि अपना लेना। तो ये क्या है? विलोम शब्दों का जोड़ा है और ये हमारा सही विकल्प होगा। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 19 है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त किया गया शब्द संशयालु का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? संशयालु होता है बात बात में संदेह करने वाला, संशय करने वाला। दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। संशय शब्द का अर्थ हम जानते हैं और वहीं से संशयालु यानी कि जो बात बात पर संदेह करता है, शक करता है, जैसे झगड़ालू बना था जो बात बात पे झगड़ा करता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है? शीर्षक तो बार बार पूछा ही जाता है। जब भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो शीर्षक तो पूछ ही लिया जाता है। संस्कृति का महत्व, तो संस्कृति के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी विकल्प अगर आप देखते हैं, विदेशी संस्कृति का अनुकरण, तो ये छोटा सा किस्सा यहाँ पर आया है। लेकिन जब शीर्षक हम बताते हैं तो पूरे के पूरे जो हमारा गद्यांश है या पद्यांश का भी पूछा जाता है, तो पूरे के पूरे गद्यांश या पद्यांश में जो मूल भाव होता है, जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, जिसके आसपास बात घूमती है, वही हमारा शीर्षक होता है। संस्कृति के मूल उपादान, ये छोटी सी बात तो आई थी, लेकिन पूरा का पूरा शीर्षक हम नहीं दे सकते। संस्कृति के बाह्य उपादान, ये भी एक पंक्ति में बताया गया था, लेकिन अगर हम मूल भाव की बात करें तो संस्कृति का महत्व यहाँ पर सबसे सही इसका शीर्षक होगा। ये कुल हमारे कितने 20 प्रश्न दिए गए थे जो सामान्य हिंदी से थे। यहाँ से सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर शुरू हो जाता है और इसी तरीके से जितने भी पीजीटी के पेपर हुए हैं उसमें इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ी सी अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ग्रामर की, तो वहाँ से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न पत्र देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। ये प्रश्न पत्र हमारा पीजीटी कॉमर्स मेल का है, आप देख सकते हैं 28 जून को इसको कंडक्ट कराया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि कोई भी पेपर हो उसका जो जर्नल पेपर है वो एक ही पैटर्न पर है, एक ही तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें भी आपको कुल 20 अंक के हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, बाकी ये जर्नल पेपर है और सिर्फ हमें हिंदी का पेपर देखना है। तो हिंदी के पास अभी हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भविष्य काल का उदाहरण है? वैसे तो मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, डिटेल में हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास काल के यानी वर्तमान काल के भी मुख्य रूप से आगे भेद होते हैं, भूतकाल के भी भेद होते हैं और भविष्य काल के भी आगे चलकर भेद होते हैं। तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्य काल यानी कि भविष्य में तो बात होनी चाहिए, लेकिन हेतु हेतुमत का अर्थ होता है 2 वाक्य होते हैं, एक वाक्य की बात दूसरे वाक्य से संबंधित होती है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। जिस प्रकार से मिश्र वाक्य होता है तो मिश्र वाक्य के ये उदाहरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर काल की बात करेंगे तो काल यानी कि भविष्य काल में होगा। इस तरह की जो कंडीशन होती है, यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, तो मोटा होना गौरव के खाने पर निर्भर करता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं और खाएगा जाएगा यानी भविष्य काल में बात हो रही है, तो ये क्या है? हेतु हेतुमत भविष्य काल। गौरव हाल ही में चीन से आया है, तो ये तो आया है, वर्तमान काल है। गौरव कार्य कर चुका होगा यानी भविष्य काल है। यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता, अब दौड़ता और जीत जाता यानी कि ये भूतकाल की बात है। तो ये हेतु हेतुमत तो है लेकिन भूतकाल में है, इसीलिए भविष्य काल का जो हेतु हेतुमत वाक्य होगा वो कौन सा है? यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप यानी वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर मासूमियत सही तरीके से लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है? सही नहीं वाला हमें बताना है। आप संभवतः आगरा के निवासी हैं,
ये सही लग रहा है। हे भगवान दया करो, ये भी सही लग रहा है। सुरेश तुम यहीं ठहरो, ये भी सही है। वह कॉलेज और फिर कोमा न जा सका क्योंकि बीमार था। तो यहाँ पर अल्प विराम की आवश्यकता नहीं है। वह कॉलेज न जा सका, ये पूरा का पूरा एक साथ आना चाहिए। यहाँ पर विराम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, गलत प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुजाता ने माना कि दोष उसका है। सुजाता ने माना कि दोष उसका है, ये मिश्र वाक्य है। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, सरल वाक्य है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है, और की सहायता से जुड़ा है। सुभाष ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, ये हमारा फिर से मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य पूछा है तो दूसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना होता है? तो मुहावरे और लोकोक्तियां भी बार बार पूछी गई हैं। ओस पड़ जाना, ओस पड़ जाना यानी लज्जित होना, शर्मिंदा होना। उम्र का पैमाना भर जाना, औने पौने करना, एक आंख से देखना, इनके अर्थ लज्जित होने के संदर्भ में नहीं है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, यानी कि अनुरक्त होना, आसक्त होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? मधुवाले, मधु धन आले, मधु धन आले, और यहां से हमारा बन जाएगा मधुवाले। तो यण स्वर संधि में क्या होता है, ध हमारा यहाँ पर आधा और ये उ और अ मिलकर ये हमारा क्या बन जाएगा, वा। इस तरीके से ये बन जाएगा मधुवाले। तो यण स्वर संधि से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके सारे के सारे उदाहरण। तो यहाँ पर हमारा सही उदाहरण क्या होगा, मधुवाले। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सांझ का विलोम शब्द कौन सा है? सांझ यानी कि शाम का समय और सुबह यानी कि सवेरा। तो यहाँ पर क्या है, पहला विकल्प सही है। संध्या, संध्या भी सांझ को ही कहते हैं। गोधूली भी सांझ के समय में ही आती है। असंयम, ये तो अलग ही हो जाता है, तो पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जिनका दोनों वचनों में समान रूप रहता है। एक वचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रीति रीतियां बन जाएगा, माता माताएं बन जाएगा, चिड़िया चिड़ियां बन जाएगा, लेकिन बाबा जो शब्द है वो हमारा दोनों वचनों में एक समान रूप से रहेगा। बाबा से और परिवर्तन नहीं होगा। तो यही विकल्प हमारा क्या है, सही है। निम्नलिखित में से पक्षी आकाश में उड़ा वाक्य का सही भाव वाक्य, भाव वाक्य के स्थान पर होना चाहिए भाव वाच्य, क्योंकि वाच्य परिवर्तन से यहाँ पर ही हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो वाच्य परिवर्तन यानी कि मिसप्रिंट है, कौन सा है? अब यहाँ पर भाव वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कर्म नहीं होता है। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा गया, ये हमारा भाव वाच्य है, क्योंकि आकाश में उड़ना, उड़ना क्रिया अपने आप में अकर्मक है, और जहाँ अकर्मक क्रिया होती है, कर्म की मौजूदगी नहीं होती है, वहां पर हमारा भाव वाच्य होता है। तो पहला विकल्प क्या है, सही है। सामान्यतः आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो ये भी हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है, लेकिन ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शैली में पूछा गया है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आना चाहिए। यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी हमारा कर्तृवाच्य है, लेकिन जो हमारा भाववाच्य पूछा गया है वो है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति खग ही जाने खग की भाषा। खग क्या होता है, पक्षी। जो पक्षी होता है वो पक्षी की भाषा समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। इसका अर्थ क्या है, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, यानी कि अगर हम एक भाषा बोलते हैं तो हमारी भाषा बोलने वाले ही हमारी बात को समझ सकते हैं। एक जैसे लोग ही अपने जैसे लोगों की बातों को समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम यानी कि पूरी तरह से जो तत्सम नहीं है, तो ये तो बड़ा नया सा प्रश्न दिया गया है। कारज, बच्चा, आखर, आग। अब बच्चा, आखर, आग ये तो हमारे तद्भव शब्द है पूर्ण रूप से, लेकिन कारज जो है वो अर्ध तत्सम है, यानी कि कार्य से कारज बना है और कारज से फिर काम बनेगा। तो बीच की स्थिति में ये दिया गया है कारज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है। तुषार, तुहीन कर्ण, हिम सीकर ये सभी हमारे ओस के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सार में हमारा ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि जहां पर जानकारी निश्चित होती है? तो बेशक, बिना शक के, निश्चित हमें पता है, संभवतः, कदाचित, शायद, यहाँ पर संदेह हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेशक हमारा पूर्ण रूप से निश्चित जानकारी की तरफ बताया गया है, तो इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट, तो यहाँ पर आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जो कि शब्द के पीछे लगा है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं 5 अंक के जो प्रश्न है सामान्य हिंदी में, वो अपठित गद्यांश या पद्यांश से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत यानी कि बिना रुके लगातार अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। इसी से हम अपने पूर्ण सोपन के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। जब हम में ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उस ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य वैसे तो पशु ही है, लेकिन उसने सभ्यता सीखी है, संस्कृति सीखी है और अपने आप को नियंत्रित कर लिया है, अपनी विषय वासनाओं पर धीरे धीरे काबू पा लिया है और पशु से धीरे धीरे वो मनुष्य बन गया है। तो पशुता को अपनाने के लिए हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम प्राकृतिक रूप से जैसे पैदा होते हैं पशु के रूप में ही होते हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है, बहुत सारी अपनी इच्छाओं भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पराक्रम शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर भी देखिए पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। क्रम यहाँ पर मूल शब्द है। आसान है, चौथा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है गद्यांश से। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? जब वह मिथ्या दम्भ से भर जाता है। दम्भ यानी अहंकार। जब उसको मिथ्या अहंकार हो जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो वो मनुष्यता को छोड़कर पशुता की ओर लौटने लगता है। आगे है निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। आप देख रहे हैं शीर्षक तो पूछा ही जाता है लगभग। मनुष्यता की प्राप्ति, तो मनुष्यता की प्राप्ति कैसे की जाती है उसके बारे में बताया गया है और शीर्षक हमेशा मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? अब सभी के सभी कथन आपको पढ़ने हैं। तीसरा यहाँ पर उत्तर कुंजी के हिसाब से सही बताया गया है। आइए इसको पढ़ के देख लेते हैं। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। तो आप देख सकते हैं यही हमारा विकल्प सही है और ये हमने गद्यांश में भी पढ़ा है। अंतिम प्रश्न है यहीं से। निम्नलिखित में से पाताल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये तो आसान है। पाताल का पर्यायवाची पूछा है, समान अर्थ वाला पूछा है। अंबर, आकाश, व्योम, ये तो इसके विलोम शब्द है और जो बच गया नागलोक, उसको हम पाताल भी कहते हैं। तो चौथा विकल्प सही है। ये सामान्य हिंदी से कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर शुरू हो जाता है। तो एक ही पैटर्न पे जो हमारा पहला जर्नल जो पेपर दिया गया है, सामान्य पेपर दिया गया है, वो दिया गया है। आइए एक और प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल का पेपर देख सकते हैं जो कि 29 जून 2021 को कराया गया है। आइए यहाँ पर भी सामान्य हिंदी से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं देख लेते हैं, एक बार अभ्यास कर लेते हैं। और बार बार हम अभ्यास करेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे जो प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर या जो आसपास पेपर चल रहे होते हैं, उनको हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। तो देखते हैं सामान्य हिंदी में यहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं जर्नल हिंदी यहाँ से शुरू हो जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक संज्ञा, गिरना, कूदना। गिरना और कूदना तो ये हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। जंगली यहाँ पर विशेषण है, किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करते हैं। और ठगी का भाव होता है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से हमारी गलतियां भी हो जाती हैं। आगे है संधि से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। संधि विच्छेद का सही शब्द आपको पहचानना है। रजनी धन ईश, रजनीश बड़ी की मात्रा है, दोनों तरफ बड़ी ई और बड़ी ही है तो बड़ी ही बन जाएगी। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कतरनी, भूखा, तैराक, यहाँ पर क्या है, प्रत्यय हैं पीछे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और निश्चिंत में यहाँ पर क्या है, उपसर्ग वाला सही विकल्प दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द पूछा गया है। विपक्ष, और विपक्ष का विपरीत होगा, विलोम होगा पक्ष। आसान शब्द दिया गया है, तीसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का शुद्ध रूप है, यानी कि पूरे वाक्य को पढ़ना है और शुद्ध तरीके से लिखे गए वाक्य को हमें बताना है। मैंने बालक को समझाया बुझाया। समझाया बुझाया, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और पीछे पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। यही विकल्प हमारा सही है। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां भी आप देख सकते हैं। सिर धड़ की बाजी लगाना। अब सिर धड़ की बाजी लगाना यानी कि प्राणों की भी परवाह न करना, अपने प्राणों की बाजी लगा देना। चौथा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। सो सयाने एको मत, मूर्ख आयो आपनी। अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती। सो सयाने एको मत, एको मतलब एक मत होना। जो सो सयाने होते हैं, सो बुद्धिमान होते हैं, उनका एक जैसा मत होता है, एकता होती है। मूर्ख आयो आपनी, और जो मूर्ख होता है वो अपनी ही चलाता है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती, इसीलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव एक वचन का रूप है, जिसका बहुवचन नहीं बनता है। घर, बंदर, गुरु, इनके रूप परिवर्तित हो जाएंगे। सोना हमारा हमेशा सदैव एक वचन में रहता है, इसका बहुवचन रूप नहीं होता है। ये धातु है और ये हमारा क्या होता है, एक वचन में ही प्रयोग होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, उचित शब्द छांटकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। सामने से भेड़ बकरियों का खालिस्तान आ रहा है और उत्तर कुंजी में झुंड दिया गया है, लेकिन इसको हम चैलेंज कर सकते हैं इस आंसर की को, क्योंकि रेवड़ जो शब्द है वो विशेष रूप से भेड़ बकरियों के झुंड यानी समूह के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। तो झुंड तो सही है, लेकिन विकल्प में अगर रेवड़ नहीं दिया जाता तो हम कह सकते थे। तो ये चैलेंज करने लायक प्रश्न है, क्योंकि रेवड़ एक विशेष रूप से भेड़ बकरियों के झुंड के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रेवड़ आना चाहिए। तो आंसर की को चैलेंज किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग का रूप होता है, यानी कि जिसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बनता है। गुजराती, सर्दी, कढ़ी, इनके परिवर्तित होंगे रूप, लेकिन समाज, समाज, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों सदैव एक जैसे ही रहते हैं। तो ये हमारा नित्य क्या है, पुल्लिंग है। पहला विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ है। शब्दों के जोड़े भी पूछे जाते हैं। अन्यान्य और अन्योन्य। अन्यान्य होता है दूसरा दूसरा, अन्य और अन्य से मिलकर बना है अन्यान्य, और अन्योन्य मतलब परस्पर एक दूसरे के ऊपर, अन्योन आश्रित भी हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इनकी संधि कर लेते हैं। अन्यान्य क्या होता है, अन्य और अन्य, अन्य मतलब दूसरा और अन्य मतलब दूसरा। तो पहला जो शब्द है वो दूसरा और दूसरा होगा, और अन्योन्य यानी कि एक दूसरे पर, परस्पर, आपस में। तो ये हमारा पहला विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रत्यय शब्द का सही विकल्प है। तो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प आपको ढूंढना है। निकम्मा, अधपका, कमजोर, इन सभी में उपसर्ग लगे हैं। बलहीन, बल से हीन, हीन यहाँ पर क्या है, हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यही विकल्प क्या है, सही है। बल हमारा मूल शब्द है। आगे है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो वाक्य से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था। व्यक्ति को देखा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है जो कि सहायता से जुड़ा है। बहुत लंबा था, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द का सही संधि विच्छेद है। सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, ये हमारी क्या है, गुण स्वर संधि। सप्तर्षि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा विकल्प सही है। फिर से हमारे पास अपठित गद्यांश दिया गया है, क्योंकि 5 जो प्रश्न है वो एक ही पैटर्न पर सभी परीक्षाओं में 5 प्रश्न अपठित गद्यांश से पूछे गए हैं। आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा के पश्चात इस भूतल पर मानव को वितरित करने वाली नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी माँ, बहन, पुत्री एवं पत्नी के रूपों में रहती है। मानव का समाज से संबंध स्थापित करने वाली नारी होती है। किंतु दुर्भाग्य है कि इस जगत धात्री को समुचित सम्मान न देकर उसने प्रारंभ से ही अपने वशीभूत रखने का प्रयत्न किया है। नारी के रूप को देवी का प्रतीक मानते हैं।
इसका सम्मान पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। नारी को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। तो और यहाँ पर ये देखो मिसप्रिंट है, और होता है की तरफ, लेकिन और यहाँ पर किस तरह से लिखा जाना चाहिए, इस तरीके से और लिखा जाना चाहिए। जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और की सहायता से अलग अलग करते हैं तो ये वाला और आता है। तो जो टाइपिंग मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि प्रश्न पत्र में गलती नहीं होती है। प्रश्न पत्र में जरूर गलतियां होती है और आंसर की में भी बहुत सारी गलतियां होती है। आंसर की को भी चैलेंज किया जा सकता है। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति अच्छी थी। वैदिक काल में नारी का सम्मानजनक स्थान था। रोमसा, लोपामुद्रा अधिकारियों ने ऋग्वेद के सूक्तों को रचा। रोमसा, लोपामुद्रा क्या है? ये नारियां थी जिन्होंने ऋग्वेदों के सूक्तों की रचना की। तो सीता, अनुसुईया, सुलोचना आदि के आदर्शों को आज भी स्वीकार किया जाता है। मनुस्मृति के वचन के अनुसार जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकता और अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज परिवार पर देवता गण प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, उनके प्रति तिरस्कार का व्यवहार किया जाता है, वहाँ देव कृपा नहीं रहती है और वहाँ संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। तो नारियों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि पहले नारियों की क्या स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। नारी को किन किन रूपों में पूजा जाता है? बड़ा ही आसान सा है। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में हम पूजते हैं। दूसरा प्रश्न है सम्मान शब्द का सही विलोम अपमान। ये भी बड़ा ही आसान है। आगे दिया गया है हमारे पास इसी से प्रश्न, अनुच्छेद के लिए सही शीर्षक चुने। आप देख रहे हैं बार बार शीर्षक पूछे जा रहे हैं। नारी का सम्मान। अब नारी शिक्षा के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं हुई है। नारी का स्थान सर्वोपरि होता है, थोड़ी सी बातचीत हुई है, लेकिन मूल भाव हमें देखना है। वैदिक युग की नारी की भी थोड़ी सी बातचीत हुई है, लेकिन नारी सम्मान, पूरे के पूरे गद्यांश का भाव क्या है? नारी सम्मान। तो यही इसका उचित शीर्षक होगा। अनुच्छेद में किसको सम्मान न देने के बारे में बताया गया है? जगत धात्री यानी कि नारी को सम्मान नहीं देने के बारे में बताया गया है। अंतिम प्रश्न है मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उस परिवार पर देवता गण प्रसन्न रहते हैं। देवता गण प्रसन्न रहते हैं और कृपा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहीं पर अंत में लिखा गया है। तो बड़ा ही आसान सा यहाँ पर गद्यांश दिया गया था। थोड़ा सा ध्यान देने मात्र से, थोड़ा सा अभ्यास करने से हिंदी में हम 20 में से पूरे 20 अंक ले सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक भी होती है। 4 प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं और 1 नंबर हमारा माइनस हो जाता है। तो बड़ी ध्यान से प्रश्न पत्र को हल करना है। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो सामान्य हिंदी होती है वो तो बड़े ही आराम से हम हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, साथ में आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने कुल 3 प्रश्न पत्रों में आए 20-20 अंक के हिंदी के, सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल किया है। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन हम हिंदी को ही यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो हमने कुल आज के वीडियो में 60 प्रश्नों को देखा है। ये सभी 60 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।